हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम एस्टेट टीजीटी इंग्लिश का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं एक इंग्लिश टीचर के रूप में एज ए टीजीटी टीचर के रूप में मैं पिछले 10 सालों से कार्य कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा सेशन पसंद आएगा। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चूज़ द करेक्ट पैसिव ऑफ द सेंटेंस, यानी एक्टिव दे रखे है, हमने इसका पैसिव वॉइस बनाना है। एक्टिव वॉइस का क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। ही लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन वेल। ही लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन वेल। ही क्या है? सब्जेक्ट। लुक्ड क्या है? वर्ब, और वर्ब की सेकंड फॉर्म। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। द चिल्ड्रन, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब, और ये क्या है? सब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं? सबसे पहले लेते हैं हम ऑब्जेक्ट। अगर आपको ऑब्जेक्ट का नहीं पता है तो ऑब्जेक्ट का पता लगाने का एक तरीका है, वर्ब से हम एक प्रश्न करते हैं वट और होम लगाकर। वट और होम लगाकर क्वेश्चन करेंगे, जो भी आंसर होगा वो उस वर्ब का क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, ही लुक्ड आफ्टर होम। ही लुक्ड आफ्टर होम, जवाब मिला चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का बनाएंगे सब्जेक्ट। और जो ये वेल है ये एडवर्ब है। ये क्या है? एडवर्ब। इसको वर्ब से पहले लगाएंगे। तो द चिल्ड्रन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट का बना लिया सब्जेक्ट, द चिल्ड्रन। वर्ब की है सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं वाज और वर्ब में चेंज करते हैं। इसमें वाज और वर्ब में। चिल्ड्रन जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, इसलिए इसके साथ आ जाएगा वर। तो द चिल्ड्रन वर। अब ये वेल एडवर्ब पहले लगाएंगे वर्ब से, ठीक है, ताकि ये इसको मॉडिफाई करें। तो द चिल्ड्रन वर वेल लुक्ड आफ्टर। वेल लुक्ड आफ्टर, ये इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ये 4 ऑप्शन दे रखे थे, मैंने ऑप्शनों को छोड़ दिया समय थोड़ा सा बचाने के लिए। लेकिन उसके अंदर ऑप्शन में अगर बाय हिम भी दे रखा है, जो 4 ऑप्शन थे उनमें बाय हिम किसी में नहीं था, तो ऐसे भी आ सकता है ये द चिल्ड्रन वर वेल लुक्ड आफ्टर, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाय लगेगा और हिम। अगर ऑप्शन में बाय हिम वाला है तो ये कर देना, बाय हिम वाला अगर ऑप्शन नहीं है तो आप ये कर देना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द नाउन ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है बोना, DWARF। ड्वार्फ मीन बोना, टाइनी, ठीक है। इसका बहुवचन बनाना है। तो ड्वार्फ में F को काट कर VES जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। F को हटा करके VES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो ड्वार्फ्स एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ड्वार्फ्स ये भी गलत है, ड्वार्फर्स ये भी गलत है, ड्वार्फीज ये भी गलत है। तो ड्वार्फ का F को हटा करके VES आ जाएगा, तो ड्वार्फ्स एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। द पोएम रोड नोट टेकन वाज रिटन बाई। 9वीं क्लास में पहली ही पोएम है। 9वीं क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर पहली ही पोएम है द रोड नोट टेकन, ठीक है। इस किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। दिस मेड तारो सैडर देन एवर। दिस मेड तारो सैडर देन एवर। दिस रेफर्स टू। अब ये जो सैडर वाला ये 6ठी क्लास के अंदर लेसन है, 5वां लेसन है तारो। तारो एक लकड़हारा है, बहुत ईमानदार है, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो उसके पिता एक बूढ़े हैं और उनके लिए एक जापान में एक गर्म पेय पदार्थ होता है शेक। जैसे अपना चाय नहीं होती, चाय है, कॉफ़ी है, ऐसे ही एक शेक है, गर्म पदार्थ, वो खरीदना चाहता है ताकि उसके पिता को जो बुढ़ापे के कारण जो सर्दी लग रही है उससे उसको थोड़ा सा राहत मिले, उससे के बारे में ही। तो दिस मेड तारो शटर देन एवर। इस बात को लेकर तारो पहले से भी ज़्यादा कांपने लगा। तो ये किस चीज़ के बारे में बताती है? ए स्ट्रॉन्ग विंड दैट बिगिन टू ब्लो, कि तेज हवा शुरू हो गई इसलिए वो कांपने लगा, ये भी गलत है। तारोज फादर ओल्ड एज सेक फॉर हिज फादर, यानी कि तारो का जो पिता था, जो बूढ़ा था, सेक फॉर हिज फादर, यानी वो अपने पिता के लिए सेक खरीदना चाहता था, ठीक है। ये एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तारोज इनएबिलिटी टू बाई एक्सपेंसिव। तारो जो है
जो इतना महंगा सेक था खरीदने में सक्षम नहीं था, ये भी नहीं है। ही परचेज ए न्यू हाउस, ये भी नहीं है। तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ये। तो आप ध्यान रखना, छठी क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक कम से कम आप 18, 19, 20, 21 का कोई भी पेपर देख लो, कम से कम 15 क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें पोएट का नाम पूछ लिया, ठीक है, पोइटिक डिवाइस पूछ लिए, ऑथर का नाम पूछ लिया, यानी कि कम से कम 15 से लेकर के 17 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के अंदर आपको मिलेंगे। तो अगर आप कहोगे तो मैं छठी से लेकर के 10वीं के जो हर एक लेसन के जो MCQ हैं फटाफट उनको मैं करवा दूंगा। छठी से लेकर 10वीं तक जितने भी बुक हैं उनके जितने MCQ हैं, स्टोरी है, उसके बारे में मैं करवा दूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, हमने सही स्पेलिंग को चूज करना है। आइकोनोक्लास्टिक, आइकोनो डबल C नहीं आएगा, डबल C नहीं आएगा, डबल O नहीं आएगा। तो आइकोनोक्लास्टिक, ICONO, आइकोनोक्लास्टिक, CLASTIC, आइकोनोक्लास्टिक, ये है एग्जैक्ट स्पेलिंग। इसका मतलब होता है आइडल, आइडियल, आइडल यानी मूर्ति। आइकोनोक्लास्टिक का मतलब होता है आइडल, यानी क्या बोल सकते हैं हम इसको, एफिगीज, EFFIGIS, एफिगीज भी बोल सकते हैं, मूर्ति यानी कि स्टैचू कह सकते हो, एक तरह STATU, स्टैचू बोल सकते हैं, आइडल बोल सकते हैं, या एफिगीज बोल सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ द स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, सेंटेंस दे रखा है, इसके अंदर से हमने क्या है, स्पीच को फिगर आउट करना है। क्वेश्चन है ये, कर्सेज आर लाइक चिकन्स, कर्सेज आर लाइक चिकन्स, दे कम होम टू रूट्स। इसमें हमने पोइटिक डिवाइस ढूंढना है। पोइटिक डिवाइस, ये एक पोएम की लाइन है, कर्सेज आर लाइक, जो कर्सेज हैं वो चिकन्स की तरह हैं, जहाँ भी एज और लाइक आ जाए, एज और लाइक आ जाए वहाँ पर सिमिली डिवाइस होता है। क्या होता है, सिमिली डिवाइस, ठीक है। एज और का मतलब के जैसा ही, सिमिली का मतलब होता है उपमा अलंकार, उपमा अलंकार, ठीक है। तो यहाँ एज है, कर्सेज को चिकन्स के समान के जैसा बताया गया है, तो यहाँ सिमिली डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है, सिमिली डिवाइस। एसोनेंस के बारे में पिछली जो क्या नाम है वीडियो थी उसमें बताया था। एलिट्रेशन जो होता है ना, एलिट्रेशन डिवाइस, एलिट्रेशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं। अगर जो है पोएम में जो सेंटेंस है, जो मान लिया लाइन है, अगर उसके अंदर वावल साउंड की प्रोमिनेंस है, वावल साउंड की जो है प्रोमिनेंस है, तो उसको बोलते हैं एसोनेंस, एसोनेंस। अगर कॉन्सोनेंट साउंड्स की प्रोमिनेंस है तो उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंस। क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंस। तो ये मैंने आपको बताया था। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। विच हिल स्टेशन डज द ऑथर डिस्क्राइब इन द स्टोरी ए शॉर्ट मानसून डायरी। ए शॉर्ट मानसून डायरी 8वीं क्लास के अंदर ये लेसन है, ठीक है। ये इसमें शॉर्ट मानसून डायरी में ऑथर किस हिल स्टेशन का वर्णन करता है, कौन से पर्वतीय स्थल का वर्णन करता है, उसके अंदर वो मसूरी का जिक्र करता है। किसका जिक्र करता है, मसूरी। और मसूरी की स्पेलिंग भी याद रख लेना, MUSS, डबल S और डबल O, MUSSOORI, मसूरी। ये भी पूछी जा सकती है, ठीक है। और इसका मैं आपको ये जो लेसन है इसका मैं ऑथर भी मैंने लिख दिया है, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया लेसन है। ए शॉर्ट मानसून डायरी 8वीं क्लास का लेसन है, ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। इसमें मसूरी जो पर्यटक स्थल है उसका जिक्र किया गया है। 8वां क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ द स्पीसीज इन द फॉलोइंग लाइन्स। इन निम्नलिखित लाइनों में हमने क्या है, पोएटिक डिवाइस का पता लगाना है। देन सोर लाइक द शिप, जो पतंग के बारे में है ये पोएम जो है। सोर लाइक ए शिप, जैसे एक शिप है ना समुद्र की लहरों के ऊपर, मतलब ऊपर की ओर उठता है, ओनली ए सेल, एक सेल के द्वारा। तो यहाँ पर भी लाइक आ जाता है। एज और लाइक में मैंने बताया था कौन सा डिवाइस है, सिमिली डिवाइस है। और जो मेटाफोर होता है ये रूपक अलंकार होता है। मेटाफोर क्या होता है, रूपक अलंकार का मतलब क्या है, जैसे मान लिया कोई क्लास में एक लड़का है, अच्छा अट्टा कट्टा है, रोबस्ट है, तगड़ा है, मैं उसको बोल दूंगा कि ये अपनी क्लास का खल्ली है, ये अपनी क्लास का बटिस्टा है, ठीक है। यानी मैंने उसको डायरेक्ट खल्ली बटिस्टा बोल दिया कि वो अट्टा कट्टा है, ठीक है। तो हो गया रूपक अलंकार। क्या हो गया वो, मेटाफोर।
सिमिली में एज और लाइक होते हैं। एसोनेंस मैंने बता दिया। पैराडॉक्स होता है विरोधाभास। पैराडॉक्स का मतलब होता है, जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको, ऑल एनिमल्स आर इक्वल, सारे के सारे एनिमल्स इक्वल हैं, बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, लेकिन कुछ जानवर क्या है दूसरे की बजाय ज़्यादा इक्वल हैं। यानी मैं कह दूं कि कोई चीज़ ठंडी भी है गर्म भी, वो हो जाएगा पैराडॉक्स, यानी कि विरोधाभास। और 9वां है वी कैन डैश ईट नाउ आफ्टर द शो इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, यानी हम शो से पहले भी खा सकते हैं और शो के बाद भी। देन वी कैन ऑलवेज और नहीं आएगा, इधर के साथ नोट नहीं आता, ठीक है। तो वी कैन नीदर ईट, यहाँ पर आ जाएगा वी कैन ईदर ईट नाउ, या तो अब हम खाना खा सकते हैं या फिर किसके जो शो है वो ख़त्म होने के बाद खाना खा सकते हैं, तो इधर और आ जाएगा इसके अंदर। 10वां है इन विच ईयर द एटम बम वाज ड्रॉप्ड ऑन द हिरोशिमा एंड नागासाकी। अब आप ये मत सोचना कि ये जीके का क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। हिरोशिमा और जो नागासाकी है ये 8वीं क्लास का पहला लेसन है, मेन जो रीडर बुक है, और लेसन का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है। बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, उस लेसन में 6 ऐसे फैक्ट पूछे गए हैं और उसी में से लिया गया हो। एटम बम आपके पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1945 में नागासाकी हिरोशिमा जो जापान के शहर हैं उन पर डाला गया था यूएसए के द्वारा। और ये जो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड है, ये जो लेसन लिखा है माइकल मोरपुर्गो द्वारा लिखा गया है। इसके राइटर कौन है? ऑथर माइकल मोरपुर्गो, मैंने ये भी लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए। 11वां है हम आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हेन आई रिफ्लेक्ट्स ऑन द प्लेजेंट मेमोरीज, जब भी मैं अपनी जो प्लेजेंट मेमोरीज की ओर रिफ्लेक्ट करता हूँ, ऑफ माई चाइल्डहुड, अपने बचपन की जो प्लेजेंट मेमोरीज है, जब भी वो रिफ्लेक्ट होती हैं, आई एम ओवरकम बाई ए वेव ऑफ, तो मैं क्या है इसे ए वेव ऑफ वेनरेशन, बेनेवोलेंस, फ्रस्ट्रेशन, तो क्या मैं दुखी हो जाता हूँ? ऐसा तो है ही नहीं कि किसी का बचपन बहुत ज़्यादा दुखी हो, मोस्टली बचपन तो हमेशा जो है खुश वाला ही होता है, तो फ्रस्ट्रेशन भी नहीं आएगा। बेनेवोलेंस होता है भलाई, बेनेवोलेंस का मतलब भलाई, ये भी नहीं आएगा। वेनरेशन का मतलब होता है किसी के प्रति क्या है रेस्पेक्ट की भावना होना, उसको वेनरेशन कहा जाता है, यानी ए ग्रेट फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट, उसको वेनरेशन कहा जाता है। बेनेवोलेंस भलाई होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है यानी कि दुख होना, और नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है फीलिंग ऑफ प्लेजेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो जब भी मैं अपने बचपन को याद करता हूँ, आई एम ओवरकम बाई ए वेव ऑफ नॉस्टैल्जिया, तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा एक प्लेजेंट की फीलिंग्स मेरे अंदर होती है, तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा नॉस्टैल्जिया। तो आज की वीडियो में हमने इसमें 11 क्वेश्चंस किए हैं जो एस्टेट शीटेट के अंदर पहले पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, मैं आपके लिए और भी वीडियो लेकर आता रहूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।